अरुंधति की मां ने अरुंधति के हाथों पर अपने हाथ रख दिए और आंखों से इशारा शांत रहने का इशारा किया। यह बच्चा कौन है? देवराय जी राजकुमार राज देवराय से पूछा। किसी ने ध्यान नहीं दिया हो चाहे न दिया हो, लेकिन राजकुमार राज अरुंधति के चेहरे के बदलते भाव को गौर से देख रहा था। उनके चेहरे पर बेचैनी नजर आ रही थी। राजकुमार, यह हमारी दासी का पुत्र है। वह अपने पति के साथ यही रहती है। हमारे निवास स्थान पर शायद उसी का बच्चा रो रहा है। देवराय ने बड़े सम्मान से राजकुमार राज को उत्तर दिया। ओह अच्छा, लेकिन राजकुमारी अरुंधति क्यों इतनी परेशान दिख रही है? राजकुमार राज ने अरुंधति को देखते हुए कहा। नहीं राजकुमार, बस मैं थोड़ी थक गई हूँ, आपको ऐसा लग रहा है। राजकुमारी अरुंधति ने अपने चेहरे के भावों को ठीक करते हुए कहा, लेकिन राजकुमार राज को उसकी बातों में सच्चाई नजर नहीं आई। अच्छा ठीक है देवराय, अब हम लोग चलते हैं और आपके दोनों बच्चों की सफलता के लिए बधाई। राजा ने देवराय को बधाई देते हुए कहा। तभी राजा को कुछ याद आया। देवराय, मैं सबसे जरूरी बात करना भूल गया। राजा के ऐसे बोलते ही सब वहां पर सावधान हो गए। राजा ये ऐसा क्या बोलना चाह रहे थे? राजा अरुंधति को देखते हुए कहने लगे। राजकुमारी अरुंधति, आप राजमहल कब आएंगी? आपका असली घर तो वही है। आप बहुत दिन तक अपने माता पिता के पास रह चुकी हैं। आपको महल में वापस आना होगा। राजकुमारी अरुंधति समेत उसके माँ बाप भाई हैरत से राजा को देख रहे थे। वे जानते थे कि राजकुमार राज का संबंध अरुंधति से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे में राजमहल भेजने का मतलब है अरुंधति की जान को खतरे में डालना। लेकिन महाराज, आप जानते हैं, देवराय ने कुछ कहना चाहा। राजा ने हाथ दिखाकर उन्हें आगे बोलने से मना कर दिया। हम सब समझते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है, अरुंधति राजकुमार राज की पहली पत्नी है। यह उन दोनों का आपस का मामला है। अरुंधति को कम से कम 2 महीने तक राजकुमार राज के निवास स्थान पर रहना ही होगा। इसके बाद इन दोनों का जो फैसला होगा हम लोगों को मानना होगा। राजकुमार राज की आंखें चमक उठी। वही राजकुमार आदित्य अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे थे। उनको मौका मिलेगा अरुंधति के पास जाने का और राजकुमार राज से जल्द ही अलगाव करने का। राजा की आवाज गूंजी। तो राजकुमारी अरुंधति, आपका क्या फैसला है? अरुंधति ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा उसकी बात सुनते ही प्रसन्न हो उठे। ठीक है, कल का दोपहर का भोजन आप हम लोगों के साथ करेंगी। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। राजकुमारी अरुंधति, जी महाराज। अरुंधति ने अपने सर को सम्मान से झुकाते हुए कहा। वह सब हॉल से निकलने लगे। अरुंधति सबके पीछे थी। तभी उसका लहंगा उसकी जूती में फंस गया। अरुंधति अपने लहंगों को ठीक करने लगी। तभी 2 जोड़ी पैर उसके सामने आकर खड़े हो गए। अरुंधति अपने लहंगे को सही करते हुए सीधी खड़ी हो गई तो उसने देखा सामने राजकुमार आदित्य खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। अचानक उनके रोंगटे खड़े हो गए। अरुंधति एकदम से पीछे हो गई, जिसकी वजह से वो गिरने लगी। राजकुमार आदित्य ने जल्दी से उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अरुंधति उसके सीने से जा लगी। आदित्य अरुंधति के शरीर से आती हुई भीनी भीनी खुशबू को महसूस कर रहे थे। अरुंधति जल्दी से उनसे अलग हुई। क्षमा करें राजकुमार, आपको अचानक देखकर घबरा गई थी। कोई बात नहीं राजकुमारी अरुंधति, हम तो आपका धन्यवाद करने के लिए रुके थे। राजकुमार आदित्य अरुंधति के चेहरे पर अपनी नजर गड़ाए हुए कहने लगे। धन्यवाद किस बात का? राजकुमार आदित्य अरुंधति को उसका धन्यवाद देना समझ नहीं आ रहा था। अरे इस प्रतिभोज का, मैंने ऐसे व्यंजन कभी नहीं खाए और उम्मीद करता हूँ इस तरह के व्यंजन आप मुझे आगे भी खिलाएंगी। हंसते हुए राजकुमारी अरुंधति से कहा। जरूर राजकुमार, जब आप कहेंगे मैं आपके लिए इसी तरह के व्यंजन बनाऊंगी। राजकुमारी अरुंधति हंसते हुए कहने लगी। ये दोनों इस तरह की बातें कर रहे थे। उनकी बातों से इनसे बेखबर किसी की 2 जोड़ी आंखें उन लोगों को घूर रही थी। जो जोड़ी आंखों में नफरत और गुस्सा था। ये कोई और नहीं राजकुमार राज थे, जो आदित्य को अंदर आते हुए देखकर पीछे ही रह गए थे। सभी लोग देवराय के निवास स्थान से प्रस्थान कर लिया था। राजकुमारी सुलोचना, नयन और रानी रूपमती की पालकी बीच में चल रही थी। किनारे किनारे उनके चारों बेटे और राजा अपने सैनिकों के साथ महल की तरफ जा रहे थे। आदित्य का घोड़ा सबसे पीछे चल रहा था और उनके आगे राजकुमार राज के घोड़े चल रहे थे। राजकुमार राज ने अपने घोड़े की गति धीमी की और राजकुमार आदित्य के बराबर अपने घोड़े के लाते हुए उसके बराबर में चलने लगे। क्या हुआ बड़े भैया, आप इस तरह पीछे क्यों आ गए हैं? राजकुमार आदित्य ने जब राजकुमार राज को अपने बराबर में चलते हुए देखा तो हैरानी से पूछा। दूर रहो, राजकुमार की आवाज में उसके लिए साफ चेतावनी थी। क्या मतलब? आदित्य को समझ नहीं आ रहा था। उसने दोबारा राजकुमार राज से पूछा। मैंने कहा रूह से दूर रहो, राजकुमार ने गुस्से से अपने छोटे भाई आदित्य को घूरते हुए कहा। अब आदित्य को पूरी बात समझ में आ गई।
नहीं रह सकता दूर। आदित्य ने अरुंधति से दूर रहने से इनकार कर दिया। राजकुमार राज ने जलती हुई आंखों से देखा, यह जानते हुए भी कि वह तुम्हारी भाभी, तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी है। ये कहते हुए राजकुमार की पकड़ घोड़े की लगाम पर कस गई। राजकुमार आदित्य ने राजकुमार राज को देखते हुए कहा, लेकिन वह पत्नी जिसको आपने कभी सम्मान नहीं दिया, आपने अपनी दूसरी पत्नी की वजह से उसे हमेशा यातनाएं दी, और वैसे भी अब आप दोनों जल्द ही अलगाव ले लेंगे। उस वक्त मैं राजकुमारी अरुंधति को अपनी पहली पत्नी का दर्जा दूंगा। राजकुमार राज ने आदित्य की पीछे से गर्दन पकड़ ली और उसका गला दबोच लिया। राजकुमार आदित्य झटपटाने लगा, मेरी पत्नी है, मैं उसे अलगाव लूँ चाहे न लूँ, मैं नफरत करूँ या प्रेम, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा ना उसे दूर रहो, वह मेरी है। राजकुमार राज ने आदित्य की गर्दन को झटके से छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगा। राजकुमार आदित्य अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहने लगा, नहीं रहूँगा दूर। मैंने जब से उन्हें देखा, प्रेम क्या होता मुझे महसूस हो रहा, उसका ध्यान मुझे दिन रात आता है। राजकुमार राज ने घोड़े को मोड़ते हुए आदित्य के पास आया, तुम्हारी यही बातें कहीं तुम्हारी मृत्यु का कारण न बन जाए, वह भी उसके समय जब तुम एक पिता बनने वाले हो। राजकुमार राज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। राजकुमार राज की बातें सुनकर आदित्य कुछ पल के लिए खामोश रह गया। राजकुमार गुस्से से आदित्य को देखते हुए घोड़े को विपरीत दिशा में ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ महामंत्री के निवास में महामंत्री अपने कमरे का सारा सामान उठाकर गुस्से में फेंक रहे थे। उनके दोनों बेटे और पत्नी एक किनारे पर ड्रेस में खड़े हुए थे। जब से यह लड़की एकांतवास से वापस आई है, हमारी सारी योजनाओं पर पानी फेर रही है। मैं कैसे उस दो कौड़ी के देवराय से हार सकता हूँ? कैसे मैं उसको अपने आगे बढ़ता हुआ देख सकता हूँ? सिर्फ उस लड़की की वजह से ये सब हो रहा है। महामंत्री अपने हाथों को देखकर कहने लगे, दिल करता है इन्हीं हाथों से उसका गला दबा दूं। ये लड़की इतनी ज़्यादा कैसे बदल गई? जो लड़की एक आवाज़ में थर थर काँप जाती थी, आज कैसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है, जैसे उसे किसी का भय न हुई है। कहते हुए महामंत्री अपने स्थान पर बैठ गए। बचपन से आज तक देवराय की वजह से मुझे हमेशा दूसरों के सामने नीचे दिखाया गया है। अब जब मैं खुद एक महामंत्री हूँ, उसे आगे निकल रहा हूँ, यह हमारी ज़िंदगी में कैसे आ गई? हमें तो इसको एकांतवास में जाकर मार डालना चाहिए था। महामंत्री अपने गुस्से को काबू करते हुए अपनी पत्नी से कहने लगे। मंत्री की पत्नी उसके पास आकर उनके बराबर में बैठ गई। आप अपने छोटे भाई से इतनी नफरत क्यों करते हैं? वह तो आपके सगे भाई छोटे हैं ना? नहीं, वह मेरा सगा भाई नहीं है, महामंत्री ने गुस्से में चीखते हुए कहने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं? उनकी पत्नी के लिए ये नया रहस्य था। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, वह मेरा सगा भाई नहीं है, मेरे पिता की दूसरी पत्नी का पुत्र है। लेकिन उसकी माँ और देवराय हमेशा मुझे इस तरह सताते थे जैसे वे हमारे बहुत ही शुभचिंतक है। लेकिन मुझे पता है वे अपने इस नकली प्रेम में मुझे बर्बाद करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं अपनी नयनतारा को इस राज्य की महारानी बनाऊंगा और इस राज्य की सत्ता को अपनी मुट्ठी में करूंगा। ये कहते हुए महामंत्री पागलों की तरह हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार राज घोड़े को लगाए हुए भाग रहे थे। उसके मस्तिष्क में आदित्य की बातें गूंज रही थी। उनकी आंखों के सामने आदित्य का अरुंधति के सीने लगा हुआ दृश्य सामने आ रहा था। वे अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहे थे। जंगल में जाकर एक जगह अपने घोड़े से उतरे और अपने कमर से तलवार निकालकर पेड़ों पर वार करने लगे। नहीं, किसी का भी उस पर हक नहीं है, वह सिर्फ मेरी है। मैं उसके साथ जो चाहे वह करूं, मेरे सिवा आप उसके पास कोई नहीं जा सकता। ये कहते हुए राजकुमार राज पेड़ों पर अपनी तलवार से वार कर रहे थे, बार बार यही दोहरा रहे थे कि वह मेरी है। राजकुमार इस वक्त अपने आप से बाहर हो चुके थे। कुछ ही घंटों बाद राजकुमार थक कर चूर हो गए और वहीं पर एक पेड़ के सहारे लगाकर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने ऐसा बहुत सा चल रहा था जो उसके दिल को बेचैन कर रहे थे। तभी उसकी आंखें बंद की तो सामने अरुंधति का सुंदर रूप सामने आ गया। राजकुमार यह सोचते हुए राज ने अपने दोनों बाहों को फैलाकर अपने आप को लपेट लिया। वाकई विष कन्या है जो किसी को भी सम्मोहित करके अपने विष के जाल में भर लेती हैं। हम यह जानते हैं कि आपने राजकुमारी नयन के साथ बहुत बुरा किया, हमारे आने वाले बच्चे की हत्या की है, और विवाह वाली रात आप किसी और के साथ थी। उसके बाद भी मेरा दिल आपकी तरफ क्यों आकर्षित होता है? राजकुमार यह सब सोचते हुए अपनी आंखें खोली और अपने घोड़े पर बैठकर महल की तरफ बढ़ गए। बस उन्हें कल का इंतजार था कि राजकुमारी अरुंधति कब उनके निवास स्थान पर आएगी। राजकुमारी को आदित्य से दूर रखना था। रोय निवास पर अरुंधति हर्ष के लिए इधर उधर टहल रही थी, लेकिन हर्ष चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
वह बहुत ही गुस्से वाला बच्चा था। अरु हर्ष को मनाते मनाते थक गई। हर्ष बेटा, माँ को माफ कर देना। माँ अपने कार्य में बहुत ही व्यस्त हो गई थी, इसलिए अपने पुत्र पर ध्यान नहीं दे पाई। हर्ष यह सुनकर वो तेज से रोने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया। अरुंधति ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहने लगी, अपनी माँ को क्षमा कर दो ना। हर्ष एकदम से चुप हो गए और उसके शर्म से लाल हो गए। अरु ने जब ये देखा तो उसके बेटे हर्ष पर बहुत ही प्यार आया और लगातार उसके गालों को चूमती रही। हर्ष खिलखिलाकर हंसने लगा। माँ बेटे को दूर से देवराय और उनकी पत्नी देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, क्योंकि कल हर्ष को लेकर वह राजमहल जा रही थी। अब आने वाला भाग्य उसकी पुत्री का क्या होगा, किस तरह का होगा।